हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मनराज क्लासेस। आज की तारीख है 1 मई 2022। चलिए देख लेते हैं आज कौन कौन सा आर्टिकल हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला आर्टिकल जो है हमारा एंटीशिप वर्जन ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल। हम ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में पढ़ेंगे कि अभी इंडिया ने जो एक ब्रह्मोस का एंटीशिप वर्जन लॉन्च किया उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा है म्यूजियम ग्रांट स्कीम। तीसरा अमेंडमेंट इन सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम साइबर सिक्योरिटी CERT इन जो हमारा सिस्टम है साइबर सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में, वो हम पढ़ेंगे। पाम ऑयल एक्सपोर्ट बैन फ्रॉम इंडोनेशिया। अभी पाम ऑयल एक्सपोर्ट जो हम इंपोर्ट करते थे क्या नाम इंडोनेशिया से पाम ऑयल, उसका इंपोर्ट वो बैन हो गया है। मतलब ये कहिए कि इंडोनेशिया ने उसका एक्सपोर्ट बैन कर दिया। क्यों किया है उसके बारे में हम जानेंगे। हाथीज ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये हाथीज क्या, हाथी मतलब एलिफेंट नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे हाथीज एक कम्युनिटी है, एक ट्राइब है जो हिमाचल प्रदेश की, उसके बारे में हम जानेंगे क्या है, क्या सीन है। ठीक है। सातवां हमारा है MSME सस्टेनेबल ZED, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। इसकी फुल फॉर्म ये है, ये एक स्कीम है जिसमें एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है MSMEs को, यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को। आठवां है हमारा NBCC फ्रेमवर्क SBM 2.0। SBM जैसे कि हम पहले भी बहुत टाइम से पढ़ चुके हैं इस चीज़ को। ये SBM क्या है, स्वच्छ भारत मिशन। जो स्वच्छ भारत मिशन जो फर्स्ट फेज थी वो 2016 में लॉन्च हुआ था। और जो स्वच्छ भारत मिशन 2.0, इसके अंडर जो NBCC फ्रेमवर्क जारी किया गया है, ये क्या कहता है, किस चीज़ के बारे में, कौन सी स्वच्छता की ये बात करता है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो अब हम अपना डिस्कशन फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट करते हैं। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हाँ, अभी हम यहाँ पढ़ते हैं कि एंटीशिप वर्जन ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल। अभी क्या हुआ है कि रिसेंटली इंडिया ने एक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को, इसका सक्सेसफुल लॉन्च, सक्सेसफुल टेस्ट किया है इसका, जो कि इंडियन नेवी और अंडमान निकोबार जो कमांड है हमारी, उसके कोलेब्रेशन में हुआ है। ठीक है। और जैसे कि हम जानते हैं अंडमान निकोबार कमांड एक ऐसी इकलौती कमांड है जिसमें तीनों सर्विस इंक्लूड है इंडियन नेवी की, वो सॉरी इंडियन आर्मी की। जैसे कि इसमें आर्मी भी है, मिलिट्री भी है, नेवी भी है। ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में, सॉरी ब्रह्मोस वर्ड कहाँ से जनरेट होता है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए ब्रह्मोस जो वर्ड है ये ब्रह्मपुत्र और मॉस्कोवा, जो ब्रह्मपुत्र हमारी रिवर है और मॉस्को जो रशिया की रिवर है, उसके दोनों के कोलोब्रेशन और एक दोनों को वर्ड को मिला के बनता है ब्रह्मोस। ठीक है। ब्रह्मोस जो एक जॉइंट वेंचर है, ये किसका है कि हमारा जो इंडियन डिफेंस है और आपका रशिया का जो डिफेंस सिस्टम है, उसको मिला के एक जॉइंट वेंचर बनता है, जिसके द्वारा ये जो आपका ये कार्यक्रम है, ये कह लीजिए जो डिफेंस सिस्टम है, इसको चलाया जाता है। ठीक है। अब इसमें ब्रह्मोस जो मिसाइल है, इसमें दो स्टेज के सॉलिड स्टेज हम बोलेंगे, जो आपके टू स्टेज के सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन लगे होते हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेज में आपका सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन रहेगा और दूसरे में आपका लिक्विड रैमजेट इंजन रहेगा। ठीक है। ये क्या है कि मल्टी मिसाइल प्लेटफॉर्म है। इस पे मतलब ये क्या क्या कर सकता है कि आपका लैंड से भी, एयर से भी, सी से भी, और ये तीनों जगह से इसको लॉन्च किया जा सकता है। मल्टी कैपेसिटी मिसाइल है जो आपका डे और नाइट ऑल वेदर सीजन में वर्क करता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है कि ये जो ब्रह्मोस मिसाइल का जो आपने सुपरसोनिक मिसाइल लॉन्च किया है, इसके बारे में थोड़ा सा और जानिए कि फायर एंड फॉरगॉट प्रिंसिपल पे वर्क करती है। फायर एंड फॉरगॉट प्रिंसिपल का मतलब ये है कि जैसे कि आपने इसे लॉन्च कर दिया तो इसे आगे आपको इंस्ट्रक्शन देने की, गाइड करने की जरूरत नहीं है कि आपको इस डायरेक्शन में जाना है, उस डायरेक्शन में। एक बार आपने टारगेट सेट कर दिया, ये उसी के अपने आप इस टारगेट को हिट कर लेगी। ठीक है। तो ये सबसे फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल्स में से आती है, जिसकी स्पीड 2.8 मार्च नंबर है। मार्च नंबर जैसे कि हम जानते हैं कि मार्च नंबर होता है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन स्पीड ऑफ द साउंड, यानी कि आपकी लगभग 3 गुना स्पीड है इस ब्रह्मोस मिसाइल की साउंड की स्पीड से। यानी कि साउंड की स्पीड अगर आपकी x है तो इसकी ब्रह्मोस मिसाइल की स्पीड हो जाएगी 3x लगभग, यानी कि 2.8x कह सकते हैं, एग्जैक्टली नॉट 3x। ठीक है। अब और आगे बढ़ते हैं इसमें कि जब पहले जो आपका ये ब्रह्मोस मिसाइल को लॉन्च किया गया, टेस्ट फायर्ड किया गया था, जो इंडियन एयरफोर्स ने किया था, वो शुरू में क्या किया था, सुखोई फाइटर जेट से किया था। मगर अभी रिसेंटली क्या है कि जो इसका एडवांस वर्जन लॉन्च किया गया है, यानी कि टेस्ट फायर्ड किया गया सक्सेसफुली, वो स्टील्थ डेस्ट्रॉयर से किया गया है। स्टील्थ डेस्ट्रॉयर मतलब, स्टील्थ का मतलब जिसमें छुपने की कैपेबिलिटी होती है,
जो दुश्मन को दिखाई ना दे, जैसे कि हमारी स्टील सबमरीन होती है, ठीक है, इस तरह की बहुत सारी ऐसी कई मतलब वो है हमारे पास डिफेंस इक्विपमेंट जो स्टील कैपेबिलिटी रखते हैं, यानी कि छुप सकते हैं दुश्मन देश की निगाहों से। तो वो एक तरह का स्टील डेस्ट्रॉयर है, तो उससे इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि इंडिया कहाँ स्टैंड करता है, देखो एक MTCR है, MTCR की फॉर्म है कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम। इसका मतलब है कि इंडिया ने इस क्लब में, ये एक तरह का क्लब है, एक तरह का ऑनररी क्लब है, जिसमें इंडिया ने एंट्री कर लिया, यानी कि इसको इसमें एक सदस्य बन गया, कि इसमें एक एंट्री मिल गई कि हाँ भाई साहब आपके पास भी एक ऐसी मिसाइल की टेक्नोलॉजी है जो एक इलीट कंट्री के पास होती है। इसमें 2016 में इसका ये इंडिया मेंबर बन गया था, और इसका इन्होंने क्या वो रखा था, इसकी जो रेंज थी उसको 450 से लेके 600 किलोमीटर तक बाद में इसे एक्सटेंड कर दिया गया था, ठीक है। अभी हम 450 के बना रहे हैं, तो बाद में से हम 600 तक लेके जाएंगे। अभी इनिशियली जब हमने जो ये ब्रह्मोस मिसाइल डेवलप की थी, उसको कहाँ तक रखा गया था, उसकी रेंज को 290 किलोमीटर तक हमने इसको रखा था। अब अगर हम डिफेंस इक्विपमेंट की बात कर ले कि इंडिया कहाँ से, सॉरी, रशिया से कौन कौन से इक्विपमेंट प्रोक्योर करता है, तो जैसे सबमरीन में करता है, फ्राइगेट्स में गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर जो होते हैं वो करता है, एयरक्राफ्ट कैरियर करता है, फाइटर एयरक्राफ्ट करता है, और मिसाइल डिफेंस सिस्टम ऑफ कोर्स ये तो करता ही है। और इसका तो मुद्दा बिल्कुल एकदम तरोताजा है, S-400 एंटी मिसाइल जो सिस्टम है, ये तो इस पे तो अभी बहुत बवाल मच रहा था कि आपका यूएस से इस पे वो लगाएगा, सैंक्शन लगाएगा इंडिया पे, क्योंकि रशिया से खरीद रहा है। तो ये सब चीजें करता है। इसके बारे में अगर थोड़ा सा अंदर घुस के हम जाने के, जो सबमरीन है, लगभग 6 सबमरीन क्या नाम एयर जो इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी वाली है, कन्वेंशन सबमरीन है। कौन से प्रोजेक्ट के अंदर इसने खरीद दिया इंडिया ने, वो P-75I प्रोजेक्ट के अंदर। हमने P-75I प्रोजेक्ट अपनी पिछली क्या नाम ये करंट अफेयर्स के सेशन में डिस्कस भी किया था। P-75I प्रोजेक्ट क्या है, फ्राइगेट और गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर के बारे में बात करें, कि जो इंडिया की 10 में से 4 गाइडेड मिसाइल जो डेस्ट्रॉयर है वो रशियन कसिन क्लास की है, और 6 17 में 6 आपकी रशियन तलवार क्लास है, ठीक है। एयरक्राफ्ट कैरियर्स की बात करें, कि इसमें खाली एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर जो INS विक्रमादित्य है, जो कि हमने सोवियत मेड कीव क्लास वेसल है, वो इंडिया में 2013 में हमने लिया था। फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें, ऐसे तो बहुत सारे फाइटर एयरक्राफ्ट हमने लिए हुए हैं, मगर उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट नाम जैसे सुखोई और मिग जेट्स है, ठीक है। मिसाइल सिस्टम तो हमने डिस्कस कर ही लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे का हमारा आर्टिकल है म्यूजियम ग्रांट स्कीम। म्यूजियम ग्रांट स्कीम क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। हाँ, अभी अभी क्या हुआ है, देखिए एक जैसा कि अभी हम आर्टिकल में देख रहे हैं, म्यूजियम ग्रांट स्कीम एक लॉन्च की गई। इसमें क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इस स्कीम के अंदर आंध्र प्रदेश का जो इलेरू टाउन है उसमें 5 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है। उस 5 करोड़ में से 3.75 करोड़ सैंक्शन किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म ने। किस चीज़ के लिए, कि जो हमारे म्यूजियम वहाँ पे है उसका अपग्रेडेशन ऑफ म्यूजियम स्कीम जो ये है, एक तरह का उनका अपग्रेडेशन किया जाए, उन्हें रिनोवेट किया जाए एक तरह से। अब ये स्कीम की अगर हम बात करें, ये स्कीम 2013 में लॉन्च की गई थी, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। इसका काम क्या है कि फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना है, किनको, स्टेट गवर्नमेंट को, सोसाइटीज को, ऑटोनोमस बॉडीज को, और लोकल बॉडीज और जो ट्रस्ट है उनको। और वो क्या काम करेंगे, वो यही करेंगे, एक नया म्यूजियम सेटअप करेंगे इसके अंडर, ठीक है। इससे क्या फायदा होगा, इससे हमारा क्या है, जो ये जो म्यूजियम सिस्टम ये स्ट्रेंथन होगा, मॉडर्नाइज होगा। जो पुराने म्यूजियम सिस्टम है उनको स्ट्रेंथन मॉडर्नाइज करना है, कौन से लेवल पे, रीजनल लेवल पे, यानी कि आपके छोटे लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, या स्टेट के पूरे के लेवल पे हो, किसी भी लेवल पे हो, तो उनको आपको मॉडर्नाइज करना है। इसका एक मेन पर्पज यही रहेगा कि जिससे कि आपको टूरिज्म को भी अट्रैक्ट किया जा सके, ठीक है। ये हमारे देश का नाम तो बड़ा करता ही है, और हमारे अंदर अवेयरनेस लाता है कि जो हमारे उस म्यूजियम में पुरानी चीज़ें होंगी, या कोई भी ऐसी आर्टिफैक्ट्स होंगे, उन्हें देख के हम अपनी कल्चर और कल्चर के बारे में, संस्कृति के बारे में, हम अपने पास्ट के बारे में जानेंगे कि किस तरह से क्या क्या हुआ है, और कितने हम रिच थे, और कितनी हमारे अंदर डाइवर्सिटी, उस चीज़ के बारे में हम जानेंगे। और ये मॉडर्नाइजेशन एक तरह से रेवेन्यू का भी काम करेगा, ठीक है। इस स्कीम को कैसे, कम से इस स्कीम का एक तरह से एम ये रहेगा कि कम से कम सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल कम से कम एक म्यूजियम को हर एक स्टेट कैपिटल में हर साल डेवलप किया जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में इसके कंपोनेंट थोड़े से जान लेते हैं। कि इसका एक कंपोनेंट ये भी कि एस्टेब्लिश एंड
डेवलपमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल म्यूजियम। इसकी दो कैटेगरी बनाई गई कि कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 में गवर्नमेंट ओन स्टेट लेवल म्यूजियम और रिनाउंड म्यूजियम, जो एक प्रसिद्ध म्यूजियम है, और गवर्नमेंट के द्वारा जो स्टेट लेवल के म्यूजियम है वो कैटेगरी 1 में आते हैं, और बाकी इसके बाद जितने भी सारे म्यूजियम बचते हैं वो सेकंड कैटेगरी में आते हैं। अब इसमें क्या है, मैक्सिमम अमाउंट जो लिमिट की गई है, यानी कि प्रोवाइड की जाती है, मैक्सिमम आपकी 10 करोड़ तक की जा सकती है। अब हम आईयूसीएम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आईयूसीएम क्या है? आईसीओएम, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम क्या है? ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम यह है कि म्यूजियम का मेंटेनेंस का काम करना, वो यूनेस्को की मदद से, और इसके साथ कंसल्टेट करना कि भाई यूएनएससी को बताना कि हाँ ये इसका ये स्टेटस है, मतलब ओवरऑल मेंटेनेंस उसको एक पास कर देना, कोरोस्पोंडेंस करते रहना यूनेस्को से, क्योंकि यूनेस्को क्या है, इसकी ब्रांच यूनेस्को जो है यूनेस्को की ब्रांच है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम जो स्कीम चलाई गई है, दूसरी स्कीम से जो म्यूजियम को कंजर्व करने के लिए, उनके रिनोवेशन के लिए कौन कौन सी स्कीम है इंडिया में। देखिए, जो स्कीम में बार बार ये लिखता हूँ, ये इसलिए ज़्यादा लिखनी जरूरी है क्योंकि जैसे हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ आपका कहीं ना कहीं मेंस का भी कुछ पोर्शन का जो वैल्यू एडिशन का हमारा पार्ट होता है वो भी तैयार होता है। अगर आपके ये चीज़ें स्कीम उस टाइम पे ध्यान आ जाती है तो एक या दो भी स्कीम आप लिख दोगे, या कोई भी आपका डेटा लिख दोगे, फैक्ट लिख दोगे, तो वो बहुत सारा आपका वैल्यू एडिशन का काम करेगी, जो ऑब्वियसली एक एक्स्ट्रा मार्क्स को फेच करने का काम करेगी। अब हम स्कीम के बारे में जानते हैं। स्कीम जो चलाई गई है वो नेशनल पोर्टल है डिजिटल रिपोजिटरी फॉर इंडियन म्यूजियम्स, और एक जतन स्कीम चलाई गई है, ये वर्चुअल म्यूजियम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल हमारा, देखिए अभी अमेंडमेंट जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है उसमें अमेंडमेंट कुछ प्रपोज किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। पहले तो ये जान लेते हैं सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। देखिए, सिविल से मतलब यहाँ पे जनता से है, नागरिक से है। रजिस्ट्रेशन से मतलब है कि नामांकन, नामांकन में आपका नाम, एज, एड्रेस, आपकी बायोमेट्रिक भी होगी, आधार कार्ड, और ये सब, ये सारी चीज़ें आपका मतलब एक तरह का पूरा फुल उनके पास मतलब ब्यौरा आप अपना देते हो। तो एक नागरिक का रजिस्ट्रेशन का एक सिस्टमिक सॉफ्टवेयर है, एक पूरा एक सिस्टम बनाया गया, उसमें कुछ अमेंडमेंट करने का प्रस्ताव दिया गया है। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्या किया है कि हम सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम को वो करेंगे, रिवाम्प करेंगे। उसमें क्या क्या होगा? रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ होगा, डेथ होगा, रियल टाइम बेसिस पे, कि जैसे कि बर्थ एकदम जैसे जब बर्थ होता है कि तुरंत अपडेट हो, उस सिस्टम में तुरंत अपडेट हो। अभी क्या होता है कि बर्थ हो गया, अपडेशन हो रहा है कि भाई 1 महीने बाद या 10 दिन बाद। डेथ हुई, ये रियल टाइम बेसिस, रियल टाइम मतलब एक तरह से क्विक कह सकते हो कि इधर हुआ इधर जैसे ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है तुरंत उधर सिस्टम में अपडेट हो, जिससे कि गवर्नमेंट एकदम अवेयर है, अप टू डेट है, कि उसके पास पूरा फुल फ्लैश डाटा होना चाहिए कि हमारे पास कितना आपका मोर्टलिटी रेट चल रहा है, कितना हमारा बर्थ रेट चल रहा है, जिससे कि उसको बहुत ज़्यादा पॉलिसीज बनाने में मदद मिले गवर्नमेंट को। तो यही काम है कि भाई आपका जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, जैसे कि ये जो काम करेगा उसमें बहुत फायदा पहुंचाएगा। आगे बढ़ते हैं तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो है, इसको इसमें पावर दी गई है कि जो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ्स एक्ट 1968 से पावर लेता है, और ये क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है, और सारी जो ये सारे स्टेट है उनमें अलग अलग जो वो सिस्टम बनाया गया है रजिस्ट्रेशन का, सिविल रजिस्ट्रेशन का, उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाके खड़ा कर देता है, यूनिफाई कर देता है। तो इसमें देखिए जैसा लिखा भी हो, टेक्स स्टेप टू कोऑर्डिनेट एंड यूनिफाई द एक्टिविटीज ऑफ द चीफ रजिस्ट्रार्स ऑफ बर्थ एंड डेथ्स ऑफ द ऑल स्टेट। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जो ये CRS, हम इसे शॉर्ट फॉर्म में CRS बोलेंगे, यानी कि सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। जो इंडिया में CRS है, यूनिफाइड प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस या परमानेंट कंपलसरी एंड यूनिवर्सल रिकॉर्डिंग ऑफ द वाइटल इवेंट्स, जैसे कि बर्थ, डेथ, स्टिल बर्थ आर कैरेक्टरिस्टिक्स देयरफॉर। यानी कि इसका मतलब है कि ये क्या सिस्टम है, ये आपका एक यूनिफाइड प्रोसेस है और कंटिन्यूस प्रोसेस है, कि जिसका आपका जितनी भी ये इवेंट होती है, जैसे कि किसी की डेथ हुई, बर्थ हुआ, ये सब चीज़ें आपका रिकॉर्ड की जाएगी। ठीक है, अब इसमें डाटा जनरेट हो जाएगा जो अप टू डेट रहेगा CRS के माध्यम से। ये असेंशियल पार्ट है। असेंशियल है क्यों? बहुत जरूरी है क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग में जो आपका हमारा नीति आयोग है, पहले जो
की प्लानिंग कमीशन था वो प्लान करता था, पंचवर्षीय योजना चलाता था, 5 ईयर्स डेवलपमेंट प्लान चलाता था, कोई स्कीम चलाता था। तो किस बेसिस पर चलाएगा? अगर आपको गरीबों को वो देना है कि भाई राशन देना है, गरीबों के लिए कोई एम्प्लॉयमेंट की स्कीम चलानी, तो सबसे पहले तो ये जानना होगा ना आपको, आपकी कंट्री में किस एरिया में किस स्टेट में कितने गरीब है, तो उसी को टारगेट करके आप स्कीम चलाओगे ना। आपके पास डाटा नहीं रहेगा तो कैसे स्कीम चलाओगे? तो इसलिए बहुत ज़्यादा सीआरएस इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अमेंडमेंट क्या क्या प्रपोज किए गए? इसमें अमेंडमेंट प्रपोज किया गया कि जो आपके जो नए चेंजेस आए हैं, क्या नाम, वो बर्थ और डेथ की वजह से उनको अपडेट करना। जो एनपीआर है बहुत टाइम पहले, जैसे कि 2010 में ये कोलेट किया गया था पहली बार, है ना, और उसको 2015 में आधार के साथ लिंक किया गया था, अपडेट किया गया था। जो एनपीआर है मतलब नेशनल पॉपुलेशन ऑफ रजिस्टर, ये जो है, तो अब इसको क्या है ना, मोबाइल राशन कार्ड से इनसे सबके जोड़ने की प्रक्रिया को अभी तेज किया गया है। तो इसमें नए चेंजेस लाए गए हैं बर्थ और डेथ से रिलेटेड। ठीक है, अब इसके बारे में हम थोड़ा और जानते हैं कि ये क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है। इसमें जो चैलेंजेस फेस करना है, टाइमलीनेस है, एफिशिएंसी है, यूनिफॉर्मिटी है। देखो कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, डिफरेंट स्टेट डिफरेंट डिफरेंट चला रहे हैं, हर एक के पास अलग डाटा है, अलग वो है, तो एक यूनिफाइड कोहिरेंस देखने को नहीं मिलता है डाटा में, तो वो और डिले होता है। जो क्या नाम, आपका बर्थ जितने हुए, पता लगा बर्थ हुए 20 और आपके पास डाटा सिर्फ 12 का है, 15 का है, तो ये एक अंडर कवरेज जो आपको देखने को मिलता है। ये जो चैलेंजेस है डेथ में, बर्थ में, और एक टाइम पे चीज़ें नहीं हो पाती, एफिशिएंसी नहीं हो पाती, आपने इतनी जनता को या इतने एम्प्लॉयज़ को इसके पीछे लगाना पड़ता है, तो उनका क्या नाम, देखो आप उन्हें सैलरी भी दे रहे हो, और जो आपने एम्प्लॉयज़ को काम के लिए एम्प्लॉय किए हैं, वो एम्प्लॉयड किए हैं, वो क्या कहीं ना कहीं तो जॉब कर रहे होंगे ना, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं लॉस होगा, तो ओवरऑल एफिशिएंसी का लॉस होता है। तो इसलिए इन चीज़ों को, जो चैलेंजेस को दूर करने का एक ये प्रोविजन है, जिससे कि सीआरएस में इन चीज़ों को रिमूव और काफ़ी हद तक रिजोल्व किया जा सकता है। अगला है कि ऑटोमेशन एंड टाइम बाउंड सिस्टम। ये इसमें क्या है, ऑटोमेशन किया जाएगा, सब कुछ सॉफ्टवेयर के थ्रू होगा। जैसे कि अब ऑनलाइन ये जो आपका आधार कार्ड बनता है, और आपका ये क्या नाम, राशन कार्ड आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो, जाति प्रमाण पत्र, और आपका ये क्या नाम, ये क्या बोलते हैं इसका, आपका इनकम सर्टिफिकेट, ये सारे पहले क्या होते थे, पहले आपको पास जाना पड़ता था बाबू के पास, वो रिश्वत लेता था, आपका कई दिन में बन के आता था, और वो क्या नाम, जो फ्री की सर्विस है उसके लिए आपको 100-200 रुपये देने पड़ते थे। इस चीज़ को ख़त्म करते हो। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये नहीं है कि करप्शन, सबसे यहाँ पे जो मुद्दा है वो है टाइम का, कि टाइम ज़्यादा लगता था, और वो आपका ह्यूमन एरर का भी हमेशा ही उसमें कहीं ना कहीं स्कोप बना रहता था। मगर आप ऑनलाइन रहेगा तो ह्यूमन एरर का थोड़ा स्कोप तो रहेगा, मगर इतना नहीं रहेगा जितना वहाँ पर होता था। ठीक है, इससे क्या, करप्शन भी ख़त्म होगा, जो आपको ब्राइब देनी पड़ती थी कि चीज़ को बनवाने। दूसरा, आपका सब कुछ ऑनलाइन रहेगा, ऑनलाइन सब कुछ रहता है, तो हर कोई आदमी अपना ब्यौरा, अपना खाता, अपनी सारी चीज़ ऑनलाइन देख सकता है, कि और एक आम आदमी भी जान सकता है कि क्या अभी स्टेटस है इंडिया में बर्थ रेट का, डेथ रेट का, कि पूरा डाटा होगा, पूरी साइट होगी, पूरा एक आपका सॉफ्टवेयर सिस्टम होगा, वहाँ पे ही तो विजिट करोगे, जबकि अभी कुछ ऐसा है नहीं। अभी तो आप एनएसओ की साइट पे जाओगे तो वहाँ पे कुछ अलग बताया होगा, किसी और गूगल पे सर्च करोगे वहाँ पे आंकड़े अलग मिलेंगे, तो जो मिसमैच मिलता है इसको काफ़ी हद तक कम किया जाएगा। तो इसमें यूनिफॉर्मिटी आएगी, और ये जो है सर्विस डिलीवरी जो ऑन टाइम बाउंड आपकी होगी। अब जो आरबीडी जो है, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ्स एक्ट 1969 का जो है, इसमें अमेंडमेंट जो है वो क्या करेगा, मेंटेन करेगा डाटाबेस को, जो कि कौन सा डाटाबेस, बर्थ और डेथ का जो डाटाबेस है नेशनल लेवल पे, उनके रजिस्टर को मेंटेन करेगा। ठीक है, और इससे डाटाबेस को अपडेट किया जाएगा किसके साथ, जो पॉपुलेशन रजिस्टर है, इलेक्टोरल रजिस्टर है, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, डाटाबेस जो आपका है उसके साथ अपडेट किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा आर्टिकल है, आगे आर्टिकल है आपका साइबर सिक्योरिटी, क्या नाम, साइबर सिक्योरिटी CERT इन। तो इसके बारे में हम जान अभी इसमें क्या कहा गया, देखो अभी जो CERT इन है, इसने CRT इनकी पहले तो फुल फॉर्म हम जान लेते हैं। CRT इन क्या है, देखिए हमारा देश का क्या है कि कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम इंडिया, या इंडियन बोल लीजिए, ये है। ये क्या करता है कि आपका, इन्होंने सभी गवर्नमेंट्स को, जो प्राइवेट एजेंसी है, गवर्नमेंट एजेंसी है, सभी इंस्टीट्यूशन को ये बोला है कि अगर आप
आपकी साइबर सिक्योरिटी की कोई ब्रीच का ऐसा इंसिडेंट आपके पास आता है कि आपको लगता है हाँ ये हमारे ऊपर साइबर सिक्योरिटी का अटैक हुआ है, तो आपको ऐसे इंसिडेंट को विद इन 6 आवर नोटिस में लाना होगा, हमें बताना होगा, ताकि हम उसे आगे एनालाइज कर सके, उस डाटा से कलेक्ट कर सके और उसके लिए हम आपका स्टेप्स ले सके उस चीज़ को रोकने के लिए, जिससे कि आगे वो ना बढ़ सके। तो इसने CRT इनने सर्ट इन ने ये बोला है कि आपको ये 6 घंटे के अंदर हमें बताना है। ठीक है, अब ये क्या करता है, जो ये कहाँ से अपनी पावर लेता है, ये जो IT एक्ट का सेक्शन 70B है वहाँ से अपनी पावर लेता है। ठीक है, CRT हमने इसके बारे में डिस्कस किया। ठीक है, अब इसके बारे में इसने क्या क्या आदेश दिए, इसने कि सभी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, इंटरमीडिएटरी जो है और सर्विस प्रोवाइडर जो है, टेलीकॉम सर्विसेज है, डाटा सेंटर जितने भी है, कॉरपोरेट सेक्टर है और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज, सभी को ये मैंडेटरीली उनके लिए जरूरी कर दिया है। यादें देखिए, ये बहुत जरूरी है कि आप अपने सिस्टम में जो ICT सिस्टम है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो आपके जो भी सिस्टम है, उसमें लॉग्स को इनेबल कीजिए। लॉग्स एक तरह की आपकी एनक्रिप्टेड जानकारी होती है कि कोई भी चीज़ जो भी आप सर्च करते हो गूगल में, किसी भी चीज़ में, वो आपका एक लॉग्स बन जाता है, एक तरह का आपका वो बन जाता है कि इंफॉर्मेशन का एक तरह का वोल्ट टाइप बन जाता है, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन मतलब एनक्रिप्टेड फॉर्म में होती है कि आपने क्या सर्च किया, क्या वो किया, तो वो सब इसको लोग बोलते हैं। तो इसमें क्या बोला कि आपको, अब जो ये CRT ने, ओ सॉरी, ये जो सर्विस प्रोवाइडर है, इनको ये भी आदेश दिया गया कि आपको जो लॉग्स है ये सीक्रेटली बड़े ही सीक्रेट पूर्वक आपको लगभग 180 दिन के लिए आपको सेव करके रखने पड़ेंगे, कि ऐसे नहीं आपने लोग को डिलीट मार दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये बताता है कि अब जो है कनेक्ट एंड सिंक्रोनाइज ऑल ICT सिस्टम, CRT का काम क्या होगा, ये सबको सिंक्रोनाइज करेगा, कनेक्ट करेगा, जितने भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेटिंग टेक्नोलॉजी सिस्टम है उनको सबको सिंक्रोनाइज करेगा एक प्लेटफॉर्म पर लाकर। जैसे कि सर्विस प्रोवाइडर जो है ये सबको क्या कर देगा, उनकी जो क्लॉक्स है, ये क्या, ये जो सिस्टम की जो क्लॉक्स है जो कि नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल सर्वर से कनेक्ट होती है, और जो वो किससे वो है, ये एफिलेटेड वो NIC से होता है, तो ये इनको सबको सिंक्रोनाइज कर देगा, जो इनकी सिस्टम की ICT सिस्टम की क्लॉक है उनको सिंक्रोनाइज करेगा। ठीक है, और ये रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेगा, जैसे कि किस किस चीज़ के रिकॉर्ड, वर्चुअल एसेट्स एक्सचेंज जो होता है, कस्टोडियन वॉलेट जो प्रोवाइडर होते हैं उनके रिकॉर्ड को KYC के फॉर्म में, और जो फिनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है 5 ईयर के लिए रिकॉर्ड बना के रखेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस ऐसे इनिशिएटिव की क्यों आवश्यकता थी? देखिए, आवश्यकता तो है ही है, क्योंकि हम आए आए दिन देखते कि साइबर सिक्योरिटी की थ्रेट बढ़ती जा रही है। अभी आपने देखा ही होगा कि भाई एक साइबर सिक्योरिटी का अटैक हुआ था। तो ये ज़रूरी भी है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड इस चीज़ से ग्रसित भी है, क्योंकि कभी किसी चीज़ पर अटैक होता है, कभी किसी चीज़ पर अटैक होता है। साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि वो ऐसा बोलते हैं कि अगला जो वार होगा साइबर सिक्योरिटी का ही वार होगा। तो अब इसकी ज़रूरत इसलिए आती है कि जो इसमें हिंड्रेंस क्रिएट होते हैं, जैसे कि ये अटैक हुआ तो उसके एनालिसिस में हिंड्रेंस जो क्रिएट होता है, तो उसको एड्रेस करने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, इस इनिशिएटिव का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि उस चीज़ को एनालाइज किया जा सके और उसके उस चीज़ की रोकथाम के लिए स्टेप्स लिए जा सके, और सभी जितने भी डाटा रिकॉर्ड्स हैं उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर ला के स्ट्रीमलाइन किया जा सके, ताकि उनके पास एक पर्टिकुलर एक फील्ड पे, एक प्लेटफॉर्म पे डाटा रहे, कि जो आपकी नॉन स्टोरेज की और या नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा और प्रॉपर रिकॉर्ड्स नहीं होता था, ऐसी इनिशिएटिव थे, इस इनिशिएटिव से इस चीज़ की जो प्रॉब्लम होती थी कि भाई उनका स्टोरेज नहीं होता था इस तरह के रिकॉर्ड्स का, तो उनके पास वो प्रॉपर रिकॉर्ड रहेगा। ठीक है, और ये यूजर्स का जो राइट होता है, राइट टू नो, कि एंड यूजर्स हैज़ द राइट टू नो इफ देयर डाटा इज लोडेड। क्या आपने अब ये जो क्या नाम फ्रॉड ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जो फेक लोन होता है, फेक IDs का मिसयूज होता है, तो इनका ये जानने का अधिकार होता है कि हमारा डाटा कहाँ पे यूज किया जा रहा है, कैसे यूज किया जा रहा है। तो इस चीज़ से ये जो हिंड्रेंस आते थे, इस चीज़ का, इससे ये इस चीज़ को बचाव मिलेगा। अब हम जानते हैं कि आगे गवर्नमेंट ने कौन से स्टेप्स लिए साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए, जैसे कि साइबर सुरक्षित भारत
भारत इनिशिएटिव चलाया गया है, साइबर सुरक्षा केंद्र चलाया गया है, ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल भी है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर भी है जिसे I4C बोल सकते हैं, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर भी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000 तो है ही, और नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी 2020 भी है हमारे पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा पाम ऑयल एक्सपोर्ट बैन फ्रॉम इंडोनेशिया है। अभी हाल ही में क्या हुआ कि इंडोनेशिया ने जो हम इंडिया यानी कि इंडिया जो पाम ऑयल का इंडोनेशिया से इंपोर्ट करता था उस पर बैन लगा दिया। अब ये बैन क्यों लगाया, ऐसा क्या हुआ कि उसको बैन लगाना पड़ गया? देखिए, अभी जैसे कि आप जानते हैं, एक तो पेंडेमिक भी था, दूसरा और रशिया यूक्रेन का वार चल रहा है, ऑयल के प्राइसेस बहुत महंगे हो रहे हैं, इन्फ्लेशन आपका जो आपका होलसेल इन्फ्लेशन वो बढ़ता जा रहा है। उसके मद्देनज़र उसको ध्यान में रखते हुए इंडोनेशिया ने अपनी जनता को देखते हुए, वहाँ पे भी उस चीज़ की कमी हो रही है, तो उसकी अपनी जनता को ध्यान में रखते हुए अपना वहाँ की पूर्ति में ही कमी आ रही है, तो अब वो अपना जो प्रोडक्शन कर रहा है उसको सारा बाहर भेज देगा और वहाँ की जनता के लिए कुछ बचेगा नहीं, तो वो तो एकदम फिजिबल चीज़ नहीं है ना। तो इसलिए इसने क्या किया है कि इंडिया को मना कर दिया कि अभी हम आप फिलहाल के लिए हम आपको एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे पाम ऑयल। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये तो हमने जान लिया कि भाई ये क्यों हो रहा है, किस कंटेक्स्ट में हो रहा है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ता है कि इंडिया कितना पाम ऑयल लेता है इंडोनेशिया से। देखिए, इंडिया जो है, जो उसकी एनुअल नीड है, एनुअल नीड कितनी, 8.3 मिलियन टन की पाम ऑयल की नीड होती है, उसका लगभग हाफ, यानी कि आधा, यानी कि आप 4 से 4 प्लस MT पाम ऑयल इंडोनेशिया से इंडिया इंपोर्ट करता है। ठीक है, अब पाम ऑयल देखते हैं कि पाम ऑयल होता क्या है और इसके यूज क्या है। पाम ऑयल का हम जनरली यूज खाने में यूज करते हैं, खाना पकाने में यूज करते हैं। ये एडिबल ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल है। इसको मीजोकार्प से बनाया जाता है। मीजोकार्प क्या है, एक रेडिश पल्प होता है। जो आपका पाम ऑयल का पेड़ होता है उस पर जो फ्रूट लगता है, उसके अंदर जो पल्प होता है, जो गुदा होता है, वो रेडिश फॉर्म में होता है, और उससे इसको ऑयल को डिराइव किया जाता है प्रोसेसिंग करके। ठीक है, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है हम जान लेते हैं कि कुकिंग ऑयल में होता है, कॉस्मेटिक्स में होता है, प्रोसेस फूड्स को प्रोसेस करने में होता है, केक्स बनाने में होता है, चॉकलेट्स में होता है। ठीक है, सोप्स में होता है, शैम्पूज में होता है, और बहुत सारे क्लीनिंग प्रोडक्ट बायोफ्यूल्स में होता है। ठीक है, अब जो हमारा क्रूड पाम ऑयल होता है, अब बायोडीजल की बनाने में भी इसका यूज होता है। जो क्रूड पाम ऑयल से बायोडीजल बनाते हैं उसका एक ब्रांड है, स्पेशल ब्रांड, जिसको हमने ग्रीन डीजल बोला है। ग्रीन डीजल अगर देखें, आपका प्री में क्वेश्चन है कि ग्रीन डीजल किसको बोला जाता है, तो अगर आपकी ये चीज़ हल्की भी ध्यान रहे कि पाम ऑयल से बनता है, तो बस काम आपका हो गया, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये बायोडीजल है जो कि पाम क्रूड ऑयल से बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडोनेशिया और मलेशिया ही दोनों मिलके लगभग 90% जो ग्लोबल पाम ऑयल प्रोडक्शन है उसका 90% तो ये दोनों ही करते हैं, है ना। और जिसमें कि इंडोनेशिया सबसे लार्जेस्ट क्वांटिटी में प्रोड्यूस करता है पाम ऑयल का। इसने 2021 में कितना किया था, 45 मिलियन टन पाम ऑयल का प्रोडक्शन किया था, बल्कि उससे भी ज़्यादा किया था। अब जो पाम ऑयल इंडस्ट्री है उस पर क्रिटिसिज्म क्या उठता है, क्रिटिसिज्म उसके बारे में ये होता है कि देखो, अब पाम ऑयल को कहीं से लाना पड़ेगा, उसके लिए पेड़ उगाने पड़ेंगे, पेड़ उगाने पड़ेंगे तो उनका पेड़ को काटना पड़ेगा क्योंकि उसे ऑयल निकालना है, तो उससे डिफोरेस्टेशन होता है। ठीक है, अब इसका क्या डिफोरेस्टेशन होता है कि इसके लिए अब आपको बहुत ज़्यादा लेबर चाहिएगी। अब इतने लार्ज स्केल पे लेबर चाहिएगी तो लेबर बहुत सस्ती भी चाहिए, क्योंकि आप हर एक को तो उनके मन चाहे पैसे नहीं दे सकते। ज़्यादा लेबर चाहिए यानी कि आपको सस्ती चाहिए लेबर, तो उसका लेबर का एक्सप्लॉइटेशन भी होता है। ये कॉलोनियल इरा से ही चला आ रहा है, क्योंकि अब पाम ऑयल तो आज ऐसा नहीं है ना कि भाई इंडोनेशिया ये क्या नाम आज ही उगा रहा है। ये कॉलोनियल इरा से, जब अंग्रेज यहाँ पर राज कर रहे थे तभी से इसका ये सब चीज़ चली आ रही है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें बोला गया कि पाम ऑयल का यूज ही क्यों करते हैं ज़्यादातर, पाम ऑयल क्यों प्रीफर किया जाता है बाकी ऑयल्स पे। जैसे कि आप मस्टर्ड ऑयल यूज कर सकते हैं, क्योंकि पाम ऑयल थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, थोड़ा काफ़ी सस्ता पड़ता है एज कम्पेयर टू अदर ऑयल्स, अदर वेजिटेबल ऑयल, तो इसलिए हम पाम ऑयल को ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब पाम ऑयल के क्यों इम्पोर्टेंट है ग्लोबली, जो फूड चेन में पाम ऑयल ग्लोबली क्यों इम्पोर्टेंट, देखिए, पाम ऑयल जब से वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वेजिटेबल ऑयल्स की फॉर्म में यूज किया जाता है। इसका ग्लोबल प्रोडक्शन 2020 में 73 MT था। इसका लगभग 77 MT आपका 2022-23 में एक्सपेक्ट किया जा रहा है।
ठीक है। अब जो पाम ऑयल वो है लगभग 40% ग्लोबल सप्लाई पाम ऑयल की होती है। इसमें से चार जो मोस्ट वाइडली यूज एडिबल ऑयल है, अगर हम बात करें, वो पाम ऑयल हो गया, सोयाबीन, रेपसीड, सनफ्लावर। अब सनफ्लावर तो हम यूक्रेन से कर रहे थे, वहाँ तो युद्ध छिड़ा हुआ तो वो कर नहीं सकते। ठीक है, तो अब पाम ऑयल की ही ज़्यादा डिमांड है, वो वहाँ पे बैन कर दिया, तो इसलिए इंडिया में इस चीज़ के दाम महंगे होने के काफ़ी आसार है। ठीक है। अब इसकी बात करें कि इंडोनेशिया ग्लोबल फूड चेन में ग्लोबल जो सप्लाई होती है उसमें पाम ऑयल का कितना एक्सपोर्ट करता है, उस 60% तो इंडोनेशिया से ही एक्सपोर्ट होता है। अब देखिए जितना भी फैक्ट डाटा दिया गया है इसमें, अब हो सकता है इसमें से कुछ काम ना आए, मगर फिर भी आप कहीं इनकॉन्शियस माइंड में आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपके ये पड़ा रहेगा डाटा, तो आप कहीं ना कहीं अगर क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो आप इस क्वेश्चन को टेकल कर पाएंगे। ठीक है, ये हेल्प करेगा। अब प्राइजेस क्यों बढ़ रहे हैं एडिबल ऑयल के, देखिए अब क्योंकि इंडिया तो बिगेस्ट इंपोर्टर है ही पाम ऑयल का इंडोनेशिया से, ये हमने जाना पीछे। अब अल्टरनेटिव तो कोई ऐसा है नहीं, क्योंकि अल्टरनेटिव है तो बहुत कम है। ठीक है, इसलिए अब जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो जाती है, सप्लाई कम रहती है, तो ऑब्वियसली एक सिंपल सा कंसेप्ट है, उसके प्राइस बढ़ने लगता है, इसलिए उसके प्राइस बढ़ भी रहे हैं। अब जो सोयाबीन का प्रोडक्शन है वो सेकंड मोस्ट प्रोड्यूस्ड ऑयल है। ठीक है, क्योंकि पहले तो आपका पाम ऑयल हो गया, फिर उसके बाद सोयाबीन ऑयल हो गया। अब इसने ये इसकी प्रोडक्शन को काफ़ी धक्का पहुंचा है, किसकी वजह से, जो सोयाबीन की जो अर्जेंटीना में वो प्रोड्यूसर था, अब वहाँ से तो उतना हो नहीं रहा है, तो इसलिए सोयाबीन का जो प्रोडक्शन है वो डाउन गया है। अब पाम ऑयल पे सबकी नज़रें गड़ी हुई है। ठीक है, अब जो पाम ऑयल है उसकी अगर हम बात करें कि भाई यूक्रेन की वजह से कितना ज़्यादा, क्योंकि यूक्रेन से तो हम सनफ्लावर का वो सबसे ज़्यादा होता है, एक्सपोर्ट होता है, और हम इंपोर्ट जो करते थे सनफ्लावर ऑयल का करते थे यूक्रेन से। वहाँ तो अभी बात की कि लड़ाई छिड़ी हुई है रसिया और यूक्रेन के बीच में, क्योंकि हम 80-90% वहाँ से वो करते थे। ठीक है, अब पेंडेमिक भी एक वो है, लेबर शॉर्टेज भी एक वो है, फूड इन्फ्लेशन जो ग्लोबल फूड इन्फ्लेशन है वो भी है, यूक्रेन क्राइसिस भी है। ये सब कारण बताए जा रहे हैं कि आपका जो एक्सपोर्ट पर बैन लगा है और ये प्राइस इतने महंगे हो गए, तो ये सब कारण कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, आगे बढ़ता, अब इस पे इंडिया पे ऊपर क्या इम्पेक्ट होगा। अब देखिए सिंपल सा कंसेप्ट है, इंडिया जब हमारा 40% कंज्यूमशन करता है इसका वेजिटेबल ऑयल का, तो इसके ऊपर तो, क्योंकि अब वो मिलेगा नहीं तो प्राइस बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएंगे, डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई, आपका प्राइस महंगे होने ही है ना, और सप्लाई कम हो गई है। तो हमने पैसे पीछे भी डिस्कस किया कि 8.3 MT पाम ऑयल इंडोनेशिया से वो करता है। ठीक है, इसके प्राइस बढ़ने वाले हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ने कौन सा इनिशिएटिव लिया है, गवर्नमेंट का जैसे कि इनिशिएटिव है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल ऑयल पाम। तो ये इंडिया के प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए, पाम ऑयल के प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए ये गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं आगे। हाथीज ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये हाथी क्या है, हाथी एलिफेंट नहीं है, मैंने वहाँ पे भी डिस्कस किया था जो हमारी पहली स्लाइड थी जहाँ पे कंटेंट था। ठीक है, ये हाथी कम्युनिटी है, वो कहाँ की है, हिमाचल प्रदेश की है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। हम्म तो अभी क्या क्या है, जो क्या नाम, सेंटर इस चीज़ पे विचार कर रहा है कि जो हिमाचल प्रदेश की ये हाथी कम्युनिटीज है, इनका इंक्लूजन किया जाए शेड्यूल ट्राइब में। हालांकि ये तो डिमांड कर रहे हैं 1967 से, जो ये हाथी कम्युनिटीज है हिमाचल प्रदेश की, जो कि जौनसार बावार एरिया में, जो उत्तराखंड का एक जौनसार बावार एरिया है उसमें रहती है, और ये एरिया किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, उसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। ये हाथी कम्युनिटी 1967 से अपने आप को एसटी कम्युनिटीज में इंक्लूड, जो एसटी कम्युनिटीज की एसटी जो शेड्यूल ट्राइब्स की जो लिस्ट है उसमें इंक्लूड करने की डिमांड कर रही है, मगर अभी तक नहीं हुआ है। तो अब फिलहाल में रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस चीज़ के ऊपर विचार करना शुरू किया है। ठीक है, हाथी कम्युनिटीज के बारे में हम जानते हैं। हाथी कम्युनिटीज क्या है, कि बहुत ही मिलजुल कर रहने वाली कम्युनिटीज है, बड़ी घनिष्ठता के साथ रहते हैं एक दूसरे से, बहुत ही प्यार मोहब्बत से रहते हैं। इनका जो ये नाम है हाथी, ये कहाँ से आता है, देखिए हाथी में हार्ट का आप एक संधि विच्छेद कीजिए इस तरह से, हाटी। अब इसे हिंदी में हाथीज बोल लीजिए, हाटीज बोल लीजिए, या हाटीज बोल लीजिए, जैसे भी आप बोलना चाहे, जैसे प्रोनाउंस करना चाहे उसे ऐसे प्रोनाउंस कर लीजिए। ठीक है, अब ये एक वर्ड है हार्ट। अब हार्ट का मतलब है एक तरह की दुकान, जो शहरों में आपने देखा होगा, टाउन में एक छोटी सी दुकान लगा ले तो उसे हम हार्ट बोल देते हैं, जैसे आपने दिल्ली हार्ट्स का नाम सुना होगा। ठीक है, और भी कई नाम सुनेंगे। हार्ट एक तरह की दुकान, जहाँ पे एक तरह का छोटा एरिया, वहाँ पे छोटी छोटी दुकानें लगी होती है, जिसमें डिफरेंट लोग आके, कोई आपका
आपका आर्टिफैक्ट्स बेच रहा है, कोई आपका क्या नाम एक स्पेशली जो लोकल कम्युनिटीज़ के द्वारा डिजाइन किए गए कपड़े हैं जो लोकल कम्युनिटीज़ के हैं और खुद उनके डिजाइन किए गए वो बेच रहे हैं, यानी डिफरेंट डिफरेंट लोग आके वहाँ पे अपनी जो कल्चर के कपड़े बेचते हैं, एक तरह की हाट लगा लेते हैं, उस तरह के एक तरह का हाट एक दुकान है। तो जैसे कि मैंने डिस्कस, ये इनका नाम कहाँ से आता है, ये उसी तरह की दुकान से आता है कि इनका काम क्या था। पहले इनका ये ट्रेडिशन था, ये आपके वेजिटेबल्स को, फसलों को, मीट को, और जो आपकी ऊन होती थी, वूल होती थी, और भी कई सारे प्रोडक्ट ये छोटी छोटी मार्केट में जाके हाट लगा के, दुकान लगा के शहरों में ये बेचा करते थे। इसलिए इनका नाम एक पुराने टाइम से चलता रहा, हाट लगा लगा बेचते, तो इनको हाटीज बोलने लगे, हाटीज बोलने लगे। ठीक है, जो ये हाटीज कम्युनिटीज है, ये एक इनका एक डिस्टिंक्टिव, एक आपका एक अलग ही, एक यूनिक ही वो है, एक पहनावा। पहनावा मतलब एक हेड गियर है, हेड गियर मतलब कि सिर पे जो पहना जाता है, एक तरह का मुकुट कह लीजिए, वो एक हेड गियर होता है। ये जैसे कि एक सेरेमनी होती है, जैसे हमारे यहाँ पे शादी की एक सेरेमनी होगी, इनके यहाँ पे जैसे भी कोई पर्व या त्योहार होता है, उसमें इस चीज़ को ये पहनते हैं। एक वाइट हेड गियर होता है, सॉरी मैं आपको वो फिगर नहीं दिखा पाया, डालना चाहिए था, नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूंगा इस चीज़ का कि वो चीज़ वो क्या ना वो पहनते हैं। तो इनकी एक डिस्टिंक्ट पहचान है, डिस्टिंग्विश करता है इस कम्युनिटी को बाकी कम्युनिटीज से। अभी क्या है कि अब जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है वो बॉर्डर किसके साथ लगा रहा है, वो बॉर्डर लगा रहा है आपके जौनसार बावरा जो एरिया है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के साथ बॉर्डर लगा रहा है। अब यहाँ पे दो रिवर बहती है, गिरी और टॉन्स रिवर। गिरी और टेंस रिवर जो हाथी कम्युनिटीज है, ये इससे कट ऑफ है। बाकी जो दूसरी कम्युनिटीज है, हाथी कम्युनिटीज की दो दूसरी ब्रांच है, उससे कट ऑफ हो गए, किसकी वजह से, गिरी और टॉन्स रिवर की वजह से, जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से होकर बहती है। आगे बढ़ते हैं। अब जो सॉरी जो क्या नाम ये क्या नाम ये हाथी कॉम्यूनिटीज है, वो पहले ट्रांसगिरी एरिया में रहते थे। और जोन हाथी कॉम्यूनिटीज क्या है, ट्रांसगिरी एरिया मतलब कि ट्रांसगिरी गिरी जो रिवर है उसके दूसरी साइड, और जोनसार उत्तराखंड जोनसार एरिया में रहते थे, और ट्रांसगिरी एरिया में रहते थे। मैंने अभी आपको बता दिया कि ट्रांसगिरी एरिया मतलब कि ट्रांस, सिस और ट्रांस, ये आपने शायद पढ़ा हो, अगर नहीं भी पढ़ा हो तो मैं बताऊं, सिस और ट्रांस। अगर हम सिस गिरी रहते, सिस मतलब इस साइड, पहले नदी के इस साइड, मतलब पहले, जैसे कि आपके सामने कोई चीज रखी हो और उस चीज से पहले जो चीज रखी है वो सिस हो गई, और उस जो चीज के बाद जो चीज रखी है वो ट्रांस हो गई। तो ट्रांस यानी कि पार, पार नदी के पार। तो ट्रांसगिरी एरिया में जो लोग रहते हैं, एक हाथी कम्युनिटी हो गई। और आपका जौनसार बाबा जो एरिया हो गया, वहाँ पे कम्युनिटी। ये दोनों एरिया को हमने पिछली उसमें डिस्कस किया था कि इसे कौन सी ये कट ऑफ कर देती है, गिरी और टॉन्स जो दो रिवर है उन्हें कट ऑफ कर देती है। ठीक है, अब ये जो उत्तराखंड में जो दो कम्युनिटी रह रही है, कम्युनिटी तो एक ही है मगर दो जगह रह रही है। ये पहले रॉयल ई स्टेट जो सिरमौर था, वो रॉयल ई स्टेट था, उसके एक पार्ट थे ये, जब तक जौनसार बावर का सेपरेशन नहीं हुआ था। मगर सेपरेशन कब हुआ, 1815 में हुआ। अब इनके अंदर कुछ कुछ ऐसी फीचर्स क्या है, या इनके एट्रीब्यूट्स क्या है इस हाथी कम्युनिटीज के, इनके अंदर रिजिड कास्ट सिस्टम देखने को मिलता है। रिजिड कास्ट सिस्टम मतलब इस तरह का कि ये अपनी ही कास्ट में शादी करेंगे, या इंटर कास्ट मैरिज नहीं होती है इनके अंदर, है ना। और ये सबसे ऊंची कास्ट ये है, उसके नीचे कास्ट ये, उससे थर्ड नंबर पे कास्ट ये है। जैसे कि और बाकी कास्ट में भी होता है, जैसे कि हमारे यहाँ वर्णा सिस्टम है, इसी तरह का इनके अंदर एक मान लीजिए रिजिड कास्ट सिस्टम है। जैसे कि भट्ट है, खस है, ठीक है, ये भट्ट और खस मान अपर कास्ट सिस्टम हो गया। और बदोईज जो हो गए वो बिलो लेवल पे आ गए, थर्ड लेवल पे आ गए। जैसे हमारे अंदर ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, ठीक है, वैश्य हो गए, शूद्र हो गए। शूद्र एक निम्न लेवल पे रखा जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कोई छोटा है कोई बड़ा है, पर ये वर्ण सिस्टम बना हुआ है पुराने टाइम से। तो वो चीज मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। इनके अंदर भी ये रिजिड कास्ट सिस्टम है कि जो हतीश कम्युनिटीज है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट आपकी कास्ट हो गई, जैसे भट्ट, खास, इसी तरह से बदोई। तो वो सब है। इंटरकास्ट मैरिज बिल्कुल भी नहीं होती है। अभी मैंने डिस्कस किया था कि रिजिड कास्ट सिस्टम है तो इंटरकास्ट मैरिज तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, अब इनकी एक ट्रेडिशनल काउंसिल होती थी एक तरह की, जैसे कि अब वहाँ पे भी लड़ाइयाँ होती है, क्योंकि कम्युनिटी है, कम्युनिटीज में लड़ाइयाँ होंगी तो उनके फैसले के लिए कोई एक वो पंच सिस्टम होगा। जैसे कि हमारे हरियाणा में पंचायत होती है जिन्हें खाप पंचायत बोला जाता है। ठीक है, पहले ये ग्रास रूट लेवल पर
तो यही चलता है ना कि आपकी जो गवर्नेंस है वो कौन गवर्न करता है ग्रास रूट लेवल पे। जैसे आपकी जो पंचायत है या मुंशी वो या आपकी ग्राम सभा है, ये सब करती है ना जिसके लिए गांधी जी ने बोला था। ठीक है, गांधी जी ने मुखर आवाज इन चीज़ों के लिए उठाई थी, और हमारे मिनिस्टर जी सॉरी प्रधानमंत्री जी भी इस चीज़ के बारे में बोलते हैं कि जब तक कि ग्रास रूट लेवल पे गवर्नेंस सही नहीं होगी तब तक हम भारत देश को उन्नत नहीं बना सकते। तो इनकी जो ग्रास रूट लेवल पे जो आपकी पंचायत होती गवर्नेंस सिस्टम था, उसका नाम था कुंबली। ठीक है, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जो कुंबली वर्ड है, कुंबली वर्ड अगर आपका आ जाए प्री में पूछ ले कि कुंबली वर्ड किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये एक तरह की गवर्नेंस सिस्टम था, एक तरह की पंचायत थी किनकी, हाथीज कम्युनिटीज की, जो बिलोंग करती है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो शेड्यूल टाइप के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। शेड्यूल टाइप देखो, आर्टिकल 366 और सब सेक्शन 25 में इसका डिस्क्रिप्शन किया गया है। आर्टिकल 342 के बारे में 42 में भी इसके बारे में बताया गया है। जो ये जो सॉरी जो लिस्ट ऑफ एसटीज है स्टेट में और यूटीज में, ये कम्युनिटी को डिक्लेयर करती है कि ये आपका इस स्टेट में अगर ये एसटीज है तो जरूरी नहीं कि वो दूसरे स्टेट में वो एसटी ही होगी, क्योंकि ये लिस्ट बनाई गई कि किस स्टेट में किन ट्राइब्स को आपको एसटी का दर्जा दिया गया, किसका नहीं दिया गया। क्योंकि जैसे कि अगर कोई कम्युनिटी यानी कि या मान लो कोई ओबीसी में, वो अगर स्टेट में ओबीसी में, तो जरूरी नहीं उसको सेंटर में भी ओबीसी ही काउंट किया जाएगा। ठीक है, या अगर कोई मतलब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरे पास और बहुत ज़्यादा शब्द नहीं चीज़ के बारे में बताने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अ, आगे इसमें इनका क्यों बहुत ज़्यादा अभी तक वो नहीं हो पाया, या कौन से क्राइटेरिया होते हैं जिसके बेसिस पे हम शेड्यूल ट्राइब्स को स्पेसिफाई करते हैं कि इन्हें शेड्यूल ट्राइब्स में डाल देना चाहिए। एक तो पहला वो हमारा वो देखा जाता है फीचर, पहला वो देखा जाता है क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया कि प्रीमिटिवनेस, कि कितना इनका कौन कितना ज़्यादा प्रीमिटिव है। प्रीमिटिव मतलब जिनका भी संसाधन अपडेट ही नहीं हुए हैं। आज दुनिया चांद पे पहुंच रही है, आज लोगों के पास स्मार्ट मोबाइल है, वे अभी भी तीर कमान के जरिए अपना काम चला रहे हैं, वो अभी जड़ी बूटियाँ खा खा कर जी रहे हैं, कंदमूल खा कर जी रहे हैं, झोपड़ियों में रह रहे हैं, उनको पहनने को कपड़े नहीं है। ये पुराने रीति रिवाजों का जो ये कहना तो गलत हो जाएगा पुराने रीति रिवाजों को, मतलब ये तो उनका पार्ट ऑफ कल्चर हो गया, मतलब जिनकी प्रैक्टिसेस अभी भी बहुत पुरानी है, जो आज की जो सिस्टम है, आज का जो सोसाइटी है उसके साथ मैच नहीं करता है, उसे आप प्रिमिटिव बोल सकते हो। तो उनके अंदर जो बहुत ही पुरानापन देखा जाता है, ओल्डनेस, प्रिमिटिवनेस देखी जाती है, एक ही क्राइटेरिया हो गया। दूसरा ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, कि कोई ऐसी दूर दराज की जगह है जहाँ तक आम आदमी पहुँचता ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं है, जैसे कि सेंटिनल आइलैंड हो गया, उस तरह का वहाँ पे जो ट्राइब्स रहती है, सेंटिनल ट्राइब्स रहती है, अंडमान निकोबार का जो आपका ये हो गया, तो वो इस तरह का जहाँ पे कोई गवर्नमेंट की सर्विस नहीं पहुँच पाती, आपका टेलीकॉम सेक्टर नहीं पहुँच पाता है, तो इस तरह शाइनेस एंड सोशल गैदरिंग से ये बचते हैं, ये थोड़ा सा शर्माते हैं लोगों के बीच में आने से, सोसाइटी में आने से, ये अपने को अलग थलग ही रखना पसंद करते हैं, तो सोसाइटी के साथ ये मिक्स नहीं हो पाते हैं। ठीक है, ये एजुकेशन इनकी बहुत बैकवर्ड है, या एजुकेशन है ही नहीं, है ही तो बहुत बैकवर्ड है, मतलब जीरो लेवल पे कह सकते हो आप एजुकेशन है। और इकोनॉमिक बैकवर्ड तो ऑब्वियसली अगर ये सारे पैरामीटर होंगे तो इकोनॉमिक बैकवर्ड तो एक तरह से इनबिल्ट फीचर हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे क्राइटेरिया थे। अगर आपका ये प्री में भी क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत टाइम पहले, मगर अभी रिसेंट में अगर पूछा जाता है, तो अगर आपकी ये चीज़ ये ध्यान है तो आप इस क्वेश्चन को मतलब पूछो, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसे आसानी से टेकल कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की बात करते हैं। ये पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप शायद 2018 या 19 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, लगभग ये 75 शेड्यूल टाइप पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के अंदर आती है। ठीक है, उनकी क्या क्या प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, कि जब एग्रीकल्चर का विकास नहीं हुआ था उससे पहले जो उनकी प्रैक्टिसेस थी, जो टेक्नोलॉजी वो यूज करते थे, जैसे रैट पानी निकालते थे जो कुएं से, उस टाइप का, तो पानी आग लगाना पत्थरों को रगड़ के, उस टाइप का, ये इस टाइप की एक्टिविटीज अगर फॉलो करता है कोई,
ठीक है। स्टेगनेंस या डिक्लाइनेशन इन पॉपुलेशन, या तो पॉपुलेशन उनकी घटती जा रही है, मान लीजिए कि किसी टाइप की पॉपुलेशन 1000 थी, वो घट के अब 500 रह गई है, तो उनका तो कुछ टाइम बाद एक तरह से ख़त्म ही हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, तो उनको कंजर्व करने के लिए हमें सोचना है। तो या तो स्टेगनेंट हो गई, बढ़ नहीं रही है, तो या डिक्लाइन हो रही है, या लो लिटरेसी रेस है, बहुत ही ज़्यादा लो लिटरेसी रेस है, या उनका सब्सिस्टेंस लेवल जो है इकोनॉमी का बहुत ही लो है, बहुत ही पुअर है। ये सब क्राइटेरिया है पीवीटीजी, मतलब पर्टिकुलरली वुलनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की जो कैटेगरी है उनको, ट्राइब्स को डालने का एक क्राइटेरिया है। ठीक है। अब गवर्नमेंट ने इनके बारे में क्या स्कीम चलाई है, ये एसटी और जो एसटीज है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2016, जो एफआरए एक्ट है, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, सॉरी 16 नहीं 6। ठीक है। प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया एक्ट 1996, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एक्ट 2005, एससी एंड एसटीज प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। ठीक है। शायद ये 1969 है। ठीक है। अब हम अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल क्या है, अगले आर्टिकल के बारे में थोड़ा डिस्कस। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमईज मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज जो है, उन्होंने एक लॉन्च किया है, एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है एमएसएमई सस्टेनेबल जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट सर्टिफिकेशन स्कीम। जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, यहाँ पे हम इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे ZED, जेड ही बोल सकते हैं हम इसे, शॉर्ट फॉर्म की और शॉर्ट फॉर्म है ZED मतलब जेड। ठीक है। तो एमएसएमई सस्टेनेबल जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट सर्टिफिकेट स्कीम क्या है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ये एक तरह का सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट देखो, पहले जैसे कि जैसे स्कूल्स में आपने देखा होगा, कॉलेज में आपने देखा होगा, जब हम किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें हम अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो हमें एक सर्टिफिकेट मिलता है। सर्टिफिकेट मिलने से बाकी लोग भी वो होते हैं, क्या नाम के मोटिवेट होते हैं, अरे यार इसने बहुत अच्छा काम किया, इसे सर्टिफिकेट मिला, इसे सर्टिफिकेट का आगे कंपनी प्लेसमेंट में किसी और भी जॉब में बेनिफिट मिलेगा। जैसे आप ट्रेनिंग करते हो, आपकी जॉब के लिए ट्रेनिंग करते हो, तो जब आप जॉब के इंटरव्यू में बैठते हो तो उसका आप ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट का बहुत बेनिफिट मिलता है, क्वेश्चन उसी से अराइज होते हैं। तो ये एक तरह का मोटिवेशन है। सर्टिफिकेट एमएसएमईज को सर्टिफिकेट देगा। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई सर्टिफिकेट देगी एमएसएमईज को, उन्हें इनसे इंसेंटिवाइज भी करेगी, और एक जेड प्लेज भी दिलाएगी, एक शपथ भी दिलाएगी, एक शपथ समारोह टाइप सा होगा कि हाँ, कि हम क्या करेंगे, कि हम ये करेंगे कि भाई हम ऐसी प्रैक्टिसेस को एडॉप्ट करेंगे जो कि जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट वाली होगी, जिसका हम ऐसी प्रोडक्ट बनाएंगे जिसका कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं होगा, जिसका डिफेक्ट जीरो होगा। ठीक है। तो इस तरह की हम चीज़ें बनाएंगे, तो वो एक तरह की प्लेज हो जाएगी। उस प्लेज को लेके फिर रजिस्टर करके आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा एमएसएमईज के, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमईज के द्वारा। ये 3 टाइप का सर्टिफिकेट होगा। सर्टिफिकेट लेवल 1, सर्टिफिकेट लेवल 2 और 3। तो लेवल 1 में ब्रॉन्ज होगा, 2 में सिल्वर होगा, और 3 लेवल का जो सर्टिफिकेट होगा गोल्ड का होगा। ठीक है। अब इसके ये जो जेड प्लेज है वो कैसे ली जा सकती है, ये आप ऑनलाइन उस पर अप्लाई कर सकते हो। जेड प्लेज जब आप ले लोगे, रजिस्टर कर लोगे, तब आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो ये आपकी स्कीम है, इसके क्या क्या कंपोनेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जो इस स्कीम में आपका बताया गया है कि ये जो इंडस्ट्री अवेयरनेस, यानी कि मैंने पहले भी डिस्कस किया अभी पीछे, कि इंडस्ट्री की जो अवेयरनेस है उसके बारे में बताएगा। जो वर्कशॉप होगी, अवेयरनेस बढ़ाई जाएगी। ठीक है। ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाएंगे, असेसमेंट होगा, असेसमेंट के बाद उन्हें सर्टिफाई किया जाएगा। लो भाई आप इस लेवल के बंदे हो, लेवल 1 के बंदे हो, आपको ब्रॉन्ज दिया जाता है। लेवल ये आप 2 के बंदे हो, आपको ये सिल्वर दिया जाता है। आप 3 के बंदे हो, लेवल 3 का आपको गोल्ड दिया जाता है। हैंड होल्डिंग में आपका ये बताया जाएगा, इसमें वो किया जाएगा, या आपको दक्ष बनाया जाएगा। इसके बेनिफिट क्या होंगे कि गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेगी, आप अच्छा काम करोगे, एमएसएमई अच्छा काम करेगी, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट वाली पॉलिसीज अपनाएगी, प्रैक्टिसेस को अपनाएगी, तो आपको इंसेंटिवाइज किया जाएगा, प्रोत्साहन दिया जाएगा। और जो आपका प्रॉपर्टी राइट कैंपेन चलाई जाएगी, जो IPR होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कैंपेन के थ्रू आपको बताया जाएगा कि आपका प्रोडक्ट ये है, आपका ये है। ठीक है।
एडवर्टाइजमेंट किया जाएगा, ब्रांड का प्रमोशन होगा और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे और उसके थ्रू आप उसकी सेलिंग भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बारे में ये है हमने पढ़ा। इसके बेनिफिट वो ये कि आपका ये रिड्यूस को वो काफ़ी हद तक वेस्टेज को काफ़ी हद तक रिड्यूस करेगा, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, एनवायरनमेंट की कॉन्शियसनेस है कि लोगों में एनवायरनमेंट को बचाना है, कंजर्व करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है, उसकी कॉन्शियसनेस को बढ़ाएगा, एनर्जी को सेव करेगा और जितनी भी आपके नेचुरल रिसोर्सेज है उन्हें सस्टेनेबल फॉर्म में, सस्टेनेबल रूप में उनको यूज करेगा, ऑप्टिमल यूज करेगा और अपनी मार्केट को एक्सपेंड करेगा। ठीक है, इस स्कीम के ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है कि आपका ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करना जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में जीरो डिफेक्ट आए। एमएसएमईज जो आपका पूरा एक सिस्टम है, बहुत लार्ज स्केल पे इंडिया में एमएसएमईज हैं, उनमें जो प्रोडक्ट वो करती है, क्योंकि अगर उनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा होगा, उनमें उनका कोई इफेक्ट नहीं होगा, उनके में कोई डिफेक्ट नहीं होगा, तो उनको एक अच्छे लेवल पे, एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बड़ी मार्केट में उनका प्रमोशन किया जा सकता है, उन्हें बेचा जा सकता है, जिससे आपकी एमएसएमईज को बहुत बड़ा बूस्टअप मिलेगा, ओवरऑल इंडिया के रेवेन्यू इकोनॉमी को बहुत बड़ा एक बूस्ट मिलेगा। ठीक है, तो यही काम है कि एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करना जहाँ पे जीरो डिफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो। ठीक है, एडोप्ट जो आपके क्वालिटी टूल्स है, सिस्टम है, नई टेक्नोलॉजी है, एनर्जी एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग है, उनको प्रमोट करना, एडेप्ट करना। ठीक है, इस तरह की चीज़ें इसमें की जाएगी। इस स्कीम का ये ऑब्जेक्टिव है, एमएसएमईज को एनकरेज करना कि आप अपनी क्वालिटी को, स्टैंडर्ड को टाइम टू टाइम कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करते रहे और अच्छे प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग देना, जिससे कि जेड आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो सके और उन्हें सर्टिफिकेशन दिया जा सके। इसके सपोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेक इन इंडिया कैंपेन भी चलाई गई है, जिसका पुरजोर तरीके से प्रोत्साहन किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट स्कीम क्या है? ये 2016 में लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमईज ने। इस स्कीम में हम क्या करते हैं कि किस चीज़ का ध्यान रखते हैं? प्रोडक्टिविटी का, क्वालिटी का, पोल्यूशन मिटिगेशन, एनर्जी एफिशिएंसी, फिनेंशियल स्टेटस, ह्यूमन रिसोर्सेज का। तो वही मैंने अभी आप पीछे बात बताई थी कि प्रोडक्टिविटी आपकी अच्छी होगी, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, पोल्यूशन कम से कम होना चाहिए। ठीक है, जिसका इफेक्ट कम देखने को मिले। आपने कोई ऐसा मान लीजिए आपने मेहंदी बना दी, अब आप एक चाइना वाली मेहंदी, एक आपकी इंडिया वाली मेहंदी है। अभी कुछ टाइम पहले, मतलब शायद इस पिछली दिवाली पे कुछ पिक्चर सर्कुलेट हुई थी कि चाइना की जो मेहंदी है, जिसे हम हिना भी बोलते हैं, तो मेहंदी लगाने से हाथ मतलब बेकार हो गए हैं, स्किन बिल्कुल डैमेज हो गई है, तो उसको में केमिकल आ रहे हैं, उसे यूज ना करें, इस तरह की पिक्चर चली थी। तो हम जस्ट एक रेफरेंस ले रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा वो ऐसी ही थी, पर हम बॉयकॉट चाइना कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है, क्योंकि उनके प्रोडक्ट की कोई भरोसा तो होता नहीं है। ठीक है, और इतने लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करते हैं, तो सब में तो कोई हर्बल नेचुरल चीज़ें तो आएगी नहीं, तो केमिकल ही आएंगे ना। तो उस चीज़ को हम रेफरेंस रखते हुए मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप अपने प्रोडक्ट ऐसा बना रहे हैं कि आप ह्यूमन को, आप एनवायरनमेंट को लॉस ना कर रहे हो, हानि ना पहुँचा रहे हो, उसे पोल्यूट ना कर रहे हो। यानी कि आप उस चीज़ को, जो इफेक्ट है आपका, बैड इफेक्ट है, उसे आपको जीरो को अप्रोच करना है। ठीक है, और डिफेक्ट आपको जीरो को अप्रोच करना है। ठीक है, फिनेंशियल स्टेटस आपका सुधरेगा, ह्यूमन रिसोर्सेज का आपको सस्टेनेबल फॉर्म में यूज करना है। जीरो डिफेक्ट मतलब कि इसका कंसेप्ट वही है कि कस्टमर जो है सेटिस्फाई हो, उसका फोकस रहे कि ये प्रोडक्ट तो भैया इसमें कोई कमी नहीं है, ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, इसे हमें यूज करना चाहिए, तो इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। ये सब जीरो वेस्टेज होगा, जीरो नॉन कॉन्फॉर्मेंस होगा, नॉन कंप्लायंस होगा। ठीक है, जीरो इफेक्ट मतलब एयर पोल्यूशन जीरो होगा, लिक्विड डिस्चार्ज जीरो हो, सॉलिड वेस्ट जीरो हो, जीरो वेस्टेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हो, ये सब इस चीज़ में आ जाते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन कौन सी सर्टिफिकेशन स्कीम इसके अंदर चला के रखी है, कौन कौन से और एमएसएमई सेक्टर से जो आपके स्कीम्स है, इनिशिएटिव से कौन कौन से है। जैसे कि पीएम की स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, PMEGP। ठीक है, स्कीम फॉर फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, जिसे स्फूर्ति स्कीम भी बोला जाता है। स्कीम फॉर प्रमोटिंग इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्री एंड एंटरप्राइजेज, जिसे एस्पायर स्कीम बोला जाता है। ठीक है, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम फॉर इंक्रीमेंटल क्रेडिट फॉर MSMEs, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज और चैंपियन पोर्टल।
ये सब हमने पढ़ा। अब हमारा एक आर्टिकल और है जिसका नाम है NBCC फ्रेमवर्क SBM 2.0। ठीक है, NBCC के बारे में बताऊंगा। अब SBM 2.0 के बारे में जान लेते हैं। SBM मतलब स्वच्छ भारत मिशन। ये सब कोई जानता है। स्वच्छ भारत मिशन का जो फर्स्ट फेज है और सेकंड फेज है, इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे SBM 2.0 जो अभी चल रहा है उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, SBM 2.0 जो है ये स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, जो अर्बन क्लास को या अर्बन को लेवल पे फोकस करता है। उसने क्या लॉन्च किया है, नेशनल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, जिसे जो हम NBCC बोल रहे हैं ना, एक ऐसा फ्रेमवर्क, ऐसा मैंडेट लॉन्च किया है जिसका नाम है नेशनल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क। ये इसको क्या करना है, सिटीज़ को गार्बेज फ्री करना चाहता है। तो उसी चीज़ को स्ट्रेंथन करता है कि ओवरऑल हमें स्वच्छता का ध्यान देना है, स्वच्छता को स्ट्रेंथन करने की बात की गई। एक तरह का जन आंदोलन चलाना है। ठीक है, गार्बेज फ्री सिटी का एक टाइप का कैंपेन चलाना है। किसके अंदर, SBMU 2.0 के अंदर ये इसने लॉन्च किया है NBCC फ्रेमवर्क को। इसका टारगेट क्या है कि गार्बेज फ्री सिटीज़ है। ठीक है, अब इसके बारे में जानते हैं, NBCC फ्रेमवर्क के बारे में जानते हैं। NBCC फ्रेमवर्क यही है कि गार्बेज फ्री सिटी बनानी है। ये एक तरह का डॉक्यूमेंट है, फ्रेमवर्क एक तरह का डॉक्यूमेंट, एक तरह का ब्लूप्रिंट है। किसके लिए ब्लूप्रिंट है, ये स्टेट के लिए, सिटीज़ के लिए, जो कि लार्ज स्केल लेवल पे मीडिया मल्टीमीडिया की एक तरह की कैंपेन चलाएगा। कि भाई आपको एक कैंपेन चलानी है, कि किस तरह की कैंपेन, कि गार्बेज फ्री सिटीज़, कि आपको सिटीज़ को गार्बेज फ्री बनाना है। ये कितने इंटेंस लेवल पे होना चाहिए कि आम जनमानस इस चीज़ से जागरूक हो। ठीक है, तो अब इस चीज़ को क्या इसका फोकस रहेगा, इस चीज़ को मैसेज के थ्रू ये मैसेज पहुंचाया जाए, इसे इतना इंटेंसिफाई कर दिया जाए कि जो आपका ये सोर्स सेग्रीगेशन जहाँ से आपका कूड़ा करकट या गार्बेज पैदा हो रहा है वहाँ से उसको अलग अलग लेवल पर सेपरेट कर लिया जाए। कि जो ड्राई वेस्टेज आपका अलग हो जाए, जो आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज है वो आपका अलग हो जाए, वेट वेस्टेज है वो आपका अलग हो जाए। ठीक है, पॉलीथीन है वो आपकी अलग हो जाए, ताकि इस चीज़ को डिकम्पोज करने में, चीज़ डिग्रेड करने में, उसको यूटिलाइज करने में, रिसाइकिल करने में बहुत सुविधा हो। उसका कलेक्शन सही तरीके से हो सके, ट्रांसपोर्टेशन सही तरीके से हो सके, प्रोसेसिंग ऑफ वेस्ट सही तरीके से हो सके, उसका वेस्ट मैनेजमेंट जो प्लास्टिक है उसका सही तरीके से होगा, और रिमीडिएशन की जो डंप साइट है उनका रिमीडिएशन सही तरीके से हो सके। इसके बारे में ये बोलता है। अब इसके बारे में SBMU 2.0 के बारे में जानते हैं। देखिए, इसका बजट जो 2021-2022 में पेश किया गया था अभी बजट, उसके बारे में भी इसमें अनाउंस किया गया है कि उसी के फर्स्ट फेज का कंटिन्यूएशन है। ठीक है, ये इसको लॉन्च कब किया गया था, 1 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया था SBM 2.0 को। ठीक है, इसका विजन है गार्बेज फ्री सिटी बनाने। 5 साल के लिए लॉन्च किया गया, 2021 से 2026 तक ये चलेगा। ठीक है, जो इसकी फर्स्ट फेज थी वो 2014 2 अक्टूबर को लॉन्च की गई थी। 2 अक्टूबर हम जानते हैं कि गांधी जी से वो है जन्मदिन। ठीक है, अब हमारा क्या है कि अर्बन जो इंडिया है उसे हमें ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है। कि जगह जगह जो आदमी है ये शौच आदि करते हैं, ओपन में शौच करते हैं, उससे हमें अर्बन सिटीज़ को, अर्बन इंडिया को ये ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है। इसका ये एम है कि 100% साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। ठीक है, इसको हमें अचीव करना है। ये कब तक रहेगा, 2019 अक्टूबर 2019 तक फर्स्ट फेज आपकी चली थी, क्योंकि 5 साल के लिए था, 2014 से 2 अक्टूबर 2019 तक ये आपकी चली। ठीक है, इसका फोकस के बारे में जान लेते हैं। तो जैसा हमने पीछे पढ़ा कि इसका सोर्स सेग्रीगेशन, रिडक्शन, सिंगल यूज प्लास्टिक, एयर पोल्यूशन, बायो रिमीडिएशन, और जो डंप साइट्स है उनको सही से रिमीड करना, ये इसका फोकस रहेगा। अब मिशन के क्या क्या आउटकम्स है इसके, जो NBCC फ्रेम है SBM 2.0 मिशन, इसका जितने भी स्टेचुरी टाउन्स है उनको हमें बनाना ओपन डेफिकेशन फ्री ODF प्लस सर्टिफाइड करना है। ODF प्लस मत ओपन डेफिकेशन। ओपन डेफिकेशन कब नहीं होगा, देखिए जब हर एक घर में आपकी टॉयलेट होगी और टॉयलेट में पानी होगा, यानी कि टॉयलेट होना चाहिए उसके साथ पानी होना चाहिए, यानी कि ODF का तो काम पूरा हो गया। अब ये प्लस का मतलब क्या है कि अब उसका आपके घर में टॉयलेट दे दिया और पानी भी दे दिया, पर उसका मेंटेनेंस भी तो चाहिए ना, टाइम टू टाइम साफ सफाई चाहिए, हाइजीन चाहिए ना, तभी तो वो सही रहेगी ना। तो प्लस का मतलब वही है कि अगर आपके वहाँ पे टॉयलेट और
पानी तो है मगर हाइजीन नहीं है, मेंटेनेंस नहीं है, तो इसका मतलब वो सर्टिफाइड प्लस सर्टिफाइड नहीं होगी। अगर वो है तो ODF प्लस सर्टिफाइड हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है आपका जो जितने भी स्टेचुरी टाउन्स है जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से कम है उन्हें ODF प्लस प्लस का सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। वो प्लस प्लस में क्या है कि जो आपका वो चलो मेंटेनेंस भी हो रहा है ना, मगर अब वो जो स्लज बन रही है, जो सेप्टिक टैंक आपने बनाया उसका मैनेजमेंट, उसको एज ए खाद एज ए फर्टिलाइजर की तरह यूज किया जा सके, उस स्लज को मेंटेन किया जा सके, उसे फर्टाइल बनाया जा सके, उसको कन्वर्ट किया जा सके फर्टिलाइजर में, तो उसका मैनेजमेंट किया जा सके, उस चीज़ पे फोकस किया जाए। अगर वो हो रहा है आपका तो यानी कि ODF प्लस प्लस का आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। किन सभी को, जितने भी स्टेचुरी टाउन है और 1 लाख से पॉपुलेशन कम है। इसका अब आगे बढ़ता है, और वो सभी जितने भी स्टेचुरी टाउन है उनका 50% यानी कि स्टेचुरी टाउन का 50% जिनमें 1 लाख से पॉपुलेशन कम है उन्हें वाटर प्लस का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जो भी आपका वाटर यूज हो रहा है, जो आपका सैनिटरी वाटर हो, आपका घरेलू होम जो हाउस होल्ड वाटर, बर्तन धोने के लिए जो भी सैनिटरी वाटर ही हो गया, बर्तन धोने वाला बन रहा है, उसको अगर रीयूज करते हैं, रिसाइकिल करके रीयूज करते हैं, ट्रीट करके रीयूज करना, उन्हें वाटर प्लस का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है, उन्हें 3 स्टार गार्बेज फ्री रेटिंग भी दी जाएगी। ठीक है, बायो रिमिडिएशन वो होगा ही। ठीक है, तो ये आज का हमारा सेशन था जो कि काफ़ी लंबा भी चला क्योंकि काफ़ी सारे आर्टिकल थे इम्पोर्टेंट जो कि डिस्कस करने बहुत ज़रूरी थे। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नए सेशन के साथ, नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।